नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां। अपनों ने व्याकरण शिक्षण शुरू किया था और व्याकरण शिक्षण में अब अपना एकमात्र पॉइंट बचा था और वो कौन सा, शिक्षण विधियां, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। और आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की विधियों को अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण शुरू करने जा रहे हैं और व्याकरण शिक्षण में भी अपन क्या पढ़ेंगे, व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई अपन जाएंगे किस रास्ते पर, यानी कितनी और कौन कौन सी शिक्षण विधियां अपन देखेंगे। तो सबसे पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी और कितनी विधियां हो सकती है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण विधि जो है वो है आगमन विधि। और लगभग जो अध्ययन करवाया जाता है वो आगमन निगमन के माध्यम से ही करवाया जाता है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में आगमन विधि चलती है तो कुछ शिक्षण संस्थाएं जो है वो निगमन विधि के माध्यम से अध्ययन करवाती है। तो आगमन विधि भी मानी जा सकती है इसकी, और इसके साथ साथ निगमन विधि भी मानी जा सकती है। इन दोनों का सम्मिलित प्रयोग भी किया जा सकता है और वो विधि कौन सी कहलाएगी, आगमन निगमन विधि भी कहलाएगी। यानी ये एक विधि भी मानी जा सकती है, आगमन निगमन विधि। ये तीन विधियां होगी। और इसके बाद यदि अपन बात करें अन्य और महत्वपूर्ण विधियों की, तो एक विधि मानी जाती है अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि ये भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, अनौपचारिक विधि। और इसके साथ साथ अपन देखें तो एक सूत्र विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की, सूत्र विधि। और एक मानी जाती है पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। और इसके साथ साथ यदि अपन अन्य विधियों की बात करें तो एक भाषा प्रयोगशाला विधि भी मानी जाती है, भाषा प्रयोगशाला विधि भी मानी जाती है। और अपन बात करें तो प्रत्यक्ष विधि भी मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की, प्रत्यक्ष विधि एक मानी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है भाषा संसर्ग विधि। और संसर्ग जो विधि है, भाषा संसर्ग विधि, उसको अव्याकृत विधि भी कहते हैं, अव्याकृत विधि। ये विधि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसके बाद अगर अपन और विधियों की बात करें तो एक व्याकरण शिक्षण की, जो मैंने आपको जब पद्य शिक्षण करवाया था तब बताया था कि भाई समवाय विधि है वो महत्वपूर्ण रूप से किसकी विधि है, व्याकरण शिक्षण की। तो ये समवाय विधि भी इसकी महत्वपूर्ण विधि मानी जा सकती है। इसकी और भी विधियां हैं। व्याकरण शिक्षण हिंदी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, अनेक विधियों द्वारा इसका शिक्षण करवाया जा सकता है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और विधियां हैं उनका भी नाम देखते हैं और उसके बाद एक एक का अपन अध्ययन यहाँ पर इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए और उसके बाद अपन बात करते हैं और विधि कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए इसके बाद यदि अपन बात करें तो समवाय विधि के साथ साथ अपन देख सकते हैं एक सहयोग विधि भी होती है। सहयोग विधि भी मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की, जो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके साथ साथ सहयोग विधि के बाद व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि भी मानी जाती है, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि भी मानी जाती है। इसके साथ साथ सैनिक विधि भी मानी जाती है, सैनिक विधि। प्रदर्शन विधि भी मानी जाती है, प्रदर्शन विधि भी मानी जाती है। तो इनको भी आप देखिए। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए एक विधि अपन मान सकते हैं संश्लेषण विधि भी मानी जाती है, संश्लेषण विधि भी। और इसके साथ साथ
संश्लेषण के साथ साथ विश्लेषण विधि भी मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की। विश्लेषण विधि, तो ये कुल अपनों ने देखी है व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक विधियां हैं, जिनमें अपनों ने देखा है कि भी लगभग 16 विधि यहाँ पर मानी जा सकती है। तो आप इनको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन एक एक विधि को शुरू करते हैं यहाँ पर, और एक एक विधि में अपन सबसे पहले जो अपनों ने आगमन विधि देखा है उसको ही अपन देखते हैं। शुरू से अपन प्रत्येक विधि का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली विधि व्याकरण शिक्षण की विधियां, और व्याकरण शिक्षण की विधियों में अपन कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन होता है पहले किसका? उदाहरण का, उदाहरण का, और निगमन यानी नहीं होता है। तरीका बता रही हूं याद रखने का, नहीं होता है आगमन कहां पर? पहले किसका? उदाहरण का। तो आप इस तरीके से जोड़कर याद रखिए, आगमन होता है किसका? पहले होता है उदाहरणों का। तो वहां पर कौन सी विधि मानी जाएगी? आगमन विधि मानी जाएगी। अब अपन क्या करते हैं कि बालक के समक्ष कुछ उदाहरण रख देते हैं। उदाहरण के बाद बालक को समझने का टाइम देते हैं, बालक को निरीक्षण का टाइम देते हैं, बालक को परीक्षण का टाइम देते हैं, और उसके आधार पर बालक उन्हें समझता हुआ कुछ नियम निकाल लेता है, कुछ सिद्धांत बना लेता है। और यदि बालक नियम व सिद्धांत बनाने में सक्षम हो जाता है तो वहां पर वह शिक्षण विधि कौन सी शिक्षण विधि मानी जाती है? आगमन शिक्षण विधि मानी जाती है। क्लियर है? अब अपन इसको मोटे तौर पर तो समझ लिया है, अब अपन इसकी परिभाषा और अच्छे से देख लेते हैं। इसको परिभाषित किस रूप में किया जाता है? तो इसको परिभाषित इस रूप में किया जा सकता है कि भी इस विधि में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी उदाहरणों की सहायता से उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेते हैं तो वहां शिक्षण की आगमन विधि मानी जाती है। ये लीजिए भाई, परिभाषित तो अपन इसको इस रूप में कर सकते हैं कि इस विधि में विद्यार्थी उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सिद्धांत निकालते हैं। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं इसे आगमन विधि कहते हैं। इसमें और कौन कौन सी चीजें आ सकती है? तो देखिए, यहां पर अपन कह सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया है तो वीडियो रोक कर ले लीजिएगा। उसके बाद अपन मानते हैं कि भाई यहां पर पहले अपन उदाहरण बालकों को देंगे, शिक्षक नियम नहीं बताएगा, बालक स्वयं उनमें जो कॉमन चीज है उन उदाहरणों में कॉमन चीज के आधार पर नियम निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बालक सक्रिय होंगे, और बालक जहां पर सक्रिय होते हैं वहां पर वह शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है? मनोवैज्ञानिक विधि मानी जा सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह विधि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है।
अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहली बात तो यदि अपन इस प्रकार की विधि को लागू करें तो किस आधार पर या किस स्तर पर लागू कर सकते हैं? तो देखिए, ये विधि जो है वो प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी अपन मान सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर ही इस विधि को उपयोगी माना जा सकता है, तो उपयोगी अपन मान सकते हैं, उपयोगी होती है। ठीक है, इस विधि का गुण क्या कहा जा सकता है? अपनों ने विद्यार्थियों को क्या दिया है? अपनों ने विद्यार्थियों को मात्र क्या दिया है? उदाहरण दिए हैं। अब वो खुद चिंतन कर रहे हैं, खुद मनन कर रहे हैं, खुद विचार कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, फिर स्वयं जो कॉमन चीज हो रही है उसको निकाल रहे हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई इस विद्यार्थी द्वारा बालक की चिंतन क्षमता का विकास होता है। चिंतन क्षमता का विकास इस विधि में होता है, विकास होता है। तो सबसे पहले अपनों ने क्या देखा कि भाई आगमन में सबसे पहले उदाहरण देंगे, बाद में नियम विद्यार्थी निकालेंगे। नहीं भी निकाल पाते तो भी अपन बता देते हैं, वो बस कॉमन चीजें निकाल लेते हैं, उसके आधार पर अपन नियम उनको समझा देते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है, और इसके साथ साथ इसके द्वारा विद्यार्थियों की चिंतन क्षमता का विकास होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इस विधि की प्रक्रिया का। तो इस विधि में कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, तो अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इस विधि की प्रक्रिया। इस विधि की प्रक्रिया कौन सी होती है, प्रोसेस कौन सी होती है? तो यहां पर इस विधि में 4 चरणों से बालक को गुजरना होता है। यानी चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो अपन इस संबंध में क्या लिख सकते हैं कि भाई विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी 4 चरणों का अनुसरण करते हुए क्या करते हैं? 4 चरणों का अनुसरण करते हुए नियम व उपनियम का पता लगाते हैं। ये है, यानी इस विधि में बालक को 4 प्रमुख चरणों से गुजरना होगा। अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले चरण की यदि अपन बात करें तो वो चरण है उदाहरण। अब यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या करेगा? वो ये चरण जो है वो शिक्षक का चरण है, शिक्षक प्रभावी रहता है। हालांकि विद्यार्थी है वो शिक्षक जो उदाहरण लिखता है उन्हें देखते रहते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या करता है? शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष क्या करता है? एक ही प्रकार के कुछ उदाहरण लिखता है। ये होता है कि इस विधि में सबसे पहला चरण कौन सा है? उदाहरण का चरण है। शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष एक जैसे ही कुछ 4-5 उदाहरण लिख देगा। पहला चरण कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा चरण किसमें जाएगा? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरा चरण होता है इसमें परीक्षण का दूसरा चरण यहां पर होता है। तो देखिए, ये जो दूसरा चरण है इसमें अपन परीक्षण लिखेंगे।
इसमें विद्यार्थी परीक्षण करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षक द्वारा लिखे गए उदाहरणों को विद्यार्थी जो है शिक्षक द्वारा लिखे गए उदाहरणों को विद्यार्थी ध्यान से समझता है, उनका विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम निकालता है। ये हो गया कि शिक्षक द्वारा लिखे गए उदाहरणों का वो क्या करता है, सामान्य नियम निकालता है। और किस आधार पर सामान्य नियम निकालता है, वो निकालता है समानता के आधार पर। जो 4 या 5 या 3 उदाहरण जो शिक्षक ने लिखे हैं उनमें वो ध्यान से पढ़ेगा और ध्यान से पढ़ते हुए ये समझेगा कि भाई इन चारों वाक्यों में कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से वो क्या सोचेगा कि हाँ, इस आधार पर ये नियम बन सकता है, इस आधार पर मेरे अकॉर्डिंग ये चीज हो सकती है, क्योंकि ये चीज चारों वाक्यों में मिल रही है। तो वो क्या करते हैं, समानता के आधार पर, यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, समानता के आधार पर नियम निकालता है। समानता के आधार पर सामान्य नियम निकालता है। तो आगे अपन देखते हैं अगला चरण कौन सा होता है। अगला जो चरण है वो है सामान्यीकरण का चरण। और सामान्यीकरण विद्यार्थी किसके माध्यम से करता है या किसके साथ करता है, नियम के साथ करता है। नियम के साथ यानी जो उसने समानता निकाली थी ना, तो वो समानता उस नियम के साथ सही बैठती है कि नहीं। देखिए, नियम हमेशा सामान्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह समान होते हैं। जबकि नियमों से संबंधित अपन जब उदाहरण देते हैं तो वो कौन से होते हैं, उदाहरण विशिष्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपने हिसाब से अपन अलग अलग प्रकार के उदाहरण बना सकते हैं। तो नियम सामान्य होते हैं। तो तीसरा जो चरण है वो किसका चरण माना जाएगा, सामान्यीकरण का नियम माना जाएगा। सामान्यीकरण का नियम माना जाएगा। अब इस नियम के अंतर्गत क्या होगा कि विद्यार्थी जो इन्होंने विश्लेषण करके जो समानता निकाली थी, जो सामान्य सा नियम निकाला था, उसको नियम के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि उस समानता को नियम का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो इस चरण में विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी अपने द्वारा निरीक्षण करके, अपने द्वारा निरीक्षण कर निकाले गए नियम का रूप, नियम को देख लें, नियम को सामान्य नियम से जोड़ने का प्रयास करता है। यानी
जो उसने समानता निकाली थी उसको नियम का रूप देने का प्रयास करता है। सीधे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि ये सामान्यीकृत, यानी समानता को नियम का रूप देने का प्रयास, नियम का रूप देने का प्रयास, ये ही क्या है, सामान्यीकरण है। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने क्या देखा कि विद्यार्थी अपने द्वारा निरीक्षण कर, यानी दूसरे चरण में उसने जो काम किया था तो उसके माध्यम से उसने जो नियम निकाला था उसका सामान्य नियम, सामान्य नियम का मतलब है कि जिस नियम से संबंधित अध्यापक ने जो उदाहरण दिए थे उस नियम के साथ जोड़ने का प्रयास वो करता है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन क्या देखते हैं, आगे जो अंतिम नियम है, अंतिम चरण है, उसमें विद्यार्थी क्या करेगा, तो इसमें जो ये अंत का जो नियम है, चौथा जो नियम है, ये है परीक्षण का नियम। यानी विद्यार्थी ने क्या किया, सबसे पहले उदाहरणों को देखा, उदाहरणों के आधार पर उसने जितने भी उदाहरण थे उनमें से कोई न कोई एक समानता ढूंढने का प्रयास किया, और समानता ढूंढने के बाद उसने उसको नियम से जोड़ने का प्रयास किया, और जब उसने उसको नियम से जोड़ दिया तब वो क्या करेगा, उसका सत्यापन करेगा, उसका परीक्षण करेगा कि भाई जो मैंने बात सोची थी क्या वो सही है या नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है, अंत में परीक्षण करता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी नियम का सत्यापन करता है। सत्यापन का मतलब सत्य है कि नहीं है उसका परीक्षण करता है। तो विद्यार्थी नियम का सत्यापन करता है, अर्थात अपने द्वारा बनाए गए नियम से सामान्य नियम की सत्यता की परख करता है। ये लीजिए, ये हो गए 4 चरण, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी विधि है वो चलती है। सबसे पहले बालक ने उदाहरण देखे, फिर उसने निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद उसने सामान्यीकरण किया, सामान्यीकरण के बाद उसने परीक्षण किया। तो इस प्रकार से इन 4 चरणों के माध्यम से है वो ये विधि चलती है। तो देखिए इस विधि के और कौन कौन सी चीजें हो सकती है। देखिए इस विधि में अपन एक चीज तो मान सकते हैं कि यह रुचिकर विधि है। रुचिकर विधि है क्योंकि विद्यार्थी बहुत रुचि लेते हैं। कारण क्या होता है विद्यार्थियों की रुचि लेने का, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने अनुसार इसमें सीखता है, अपने अनुसार सीखता है, और अपने अनुसार जब सीखता है तो इसलिए इस विधि को ग्राह्य विधि भी कह सकते हैं। इसलिए इस विधि को अपन क्या कहते हैं, ग्राह्य विधि भी कहते हैं, यानी ग्रहण करने योग्य विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ विद्यार्थी रुचि लेकर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार सीखता है, तो जाहिर सी बात है उसमें चिंतन क्षमता का विकास होता है, साथ साथ बालक का मानसिक विकास भी संभव है, मानसिक विकास भी बालक का इसके माध्यम से होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये विधि है वो कौन कौन से शिक्षण सूत्रों से चलती है। तो अपन यदि बात करें
तो पहली बात तो हाँ, यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं भाई, रुचिकर विधि है, स्वयं अपने अनुसार सीखता है, ग्राह्य विधि है, मानसिक विकास होता है। तो अपन इसके साथ साथ इस विधि के बारे में ये भी कह सकते हैं ना कि भाई बालक है वो स्वयं परख करके 4 चरणों से गुजरते हुए सीखता है। तो इसलिए इस विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी भी होता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा सीखा ज्ञान स्थायी होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये विधि कौन कौन से शिक्षण सूत्रों पर चलती है। तो इस विधि के शिक्षण सूत्रों की यदि अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, नियम यदि अपन देखें तो नियम थोड़े से हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता। जबकि उदाहरण यदि अपन बातें कहें कि भाई इस प्रकार से ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से, तो वो सरल होते हैं। तो ये विधि है वो इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो अपन एक तो सूत्र यही मान सकते हैं कि भाई उदाहरण से नियम की ओर। और आपको मैं बता देती हूँ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है कि आगमन विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई उदाहरण सरल होते हैं, नियम कठिन होते हैं। तो ये कौन से शिक्षण सूत्र पर चलेगी? सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र की ओर गमन करेगी। तो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर भी ये कार्य करती है। और उसके बाद अब मैंने आपको कहा कि भाई उदाहरण तो अपने जाने माने होते हैं, अपन जानते ही हैं। तो इसलिए जो जिसको अपन जानते हैं उसको ज्ञात कहते हैं, और जिसको नहीं जानते उसको अज्ञात। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर भी काम करती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर काम करने वाली विधि है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन 1-2 इसके शिक्षण सूत्र और हो सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, और इसके कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं तो अपन बात कर सकते हैं। इनको आप इसलिए भी ध्यान से देखिए क्योंकि निगमन विधि पढ़ेंगे तो इससे उल्टा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई उदाहरण विशिष्ट होते हैं। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर काम करती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो उदाहरण तो मूर्त होते हैं, नियम अमूर्त होते हैं। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य भी करती है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर भी ये कार्य करती है। तो इस विधि में अपनों ने क्या कहा कि भी बालक का जो जाना माना जो उदाहरण होता है, उन उदाहरणों के माध्यम से अपन बात करते हैं। तो जो बात होती है वो किसके माध्यम से होती है? एक चीज और देखिए, अपन क्या करते हैं, पहले उदाहरण देते हैं, फिर उसका सत्यापन करते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो विधि है वो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर सूत्र पर भी कार्य करती है। यानी उदाहरण जो विद्यार्थी के समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं तो उनको वो समझते हुए और उस प्रकार से गमन करता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो देखिए, नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनका बड़ा विश्लेषण संभव है। तो अपन कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्योंकि उदाहरण जो है वो बड़े यानी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनका बड़ा विश्लेषण संभव है, जबकि नियम सूक्ष्म होते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर भी ये विधि काम करती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। ये अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान में रखिए।
क्योंकि निगमन विधि में ये सारे उल्टे हो जाएंगे। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है तो निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगी। और शिक्षण सूत्र यदि आपने एक आधे बार कभी भी एग्जाम दी है, आपने पीटीटी की एग्जाम जरूर दी है और आपने ये जो बीएड किया है या एसटीसी किया है, तो आप समझते होंगे कि वे शिक्षण सूत्र किसी भी विधि के लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो आज की क्लास में अपनों पढ़ी आगमन विधि। आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।